ललित के लिए ये बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। ललित ने पहली रात ही विद्या को साफ साफ कह दिया कि उसने ये शादी पिताजी का मन रखने के लिए ही की है। तुम इस घर की बहू बनकर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का स्थान कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये रिश्ता बिना मेरी इच्छा जाने पूछे मुझ पर थोपा गया है। विद्या बहुत रोई कल्पी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह बेचारी बिना गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो चुकी थी। जो सामने था उसे ही अपनी नियति मान लेने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था उसके पास। कुछ कहती भी तो किससे? उसकी सुनने वाला था ही कौन? सासू माँ से तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। वे अपने पति के सामने तो विद्या से बड़ा ही लाड़ दिखाती, पर उनके पीठ पीछे जो न कह दे वही कम था। और बेटे के सामने तो ऐसे ऐसे ऐब निकालती कि कहीं भूले भटके भी ललित के दिल में उसके लिए प्रेम पैदा न हो जाए। उनका हर पल विद्या को घर से निकालने के लिए नए नए बहाने खोजने में बीतता था। माँ बेटे की नज़र तो बस काजल और उसके धन पर ही लगी हुई थी। बेचारी विद्या ले दे के रामबरन की बहू बनकर रह गई थी। वे बेचारे उसको समझाते, बेटी थोड़ा धैर्य से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अचानक उस पर ये जिम्मेदारी आन पड़ी है ना, इसी से वह नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अभी वह शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुम घबराओ मत, वह जल्द ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। विद्या का जीवन एक नौकरानी से भी बुरी स्थिति में बीत रहा था। रामबरन और ललित सुबह के निकले शाम ढले घर वापस लौटते थे। विद्या दिन भर खटती रहती, मैले कुचेले कपड़ों में लिपटी हुई घर का सारा काम करती। सांझ ढले सासू माँ बड़े प्यार भरे शब्दों में कहती, अरे बहू, जरा कपड़े लत्ते का तो ध्यान रखा करो। दिन भर का थका हारा पति घर आएगा तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर क्या खुश होगा? नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ा बन सवर कर रहा करो। ऐसा ही वह अक्सर किसी न किसी रूप में किया करती थी। कभी कभी विद्या को सासू माँ की बातें मायावी सी लगा करती, लेकिन वह उसके शब्द जाल को भला क्या समझ पाती। नतीजा यह कि वह उसमें ही फंसती चली गई। ललित जब अपने घर आता तो सुलभा उसे सीधे अपने कमरे में बुला लेती और साथ ही बहू को चाय जलपान आदि वहीं पहुंचाने के लिए हुक्म भी दे देती, और फिर बेटे को अकेला पाकर अपने तेज तीखे तीर चलाने शुरू कर देती। अरे बेटा, न जाने तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था जो ऐसी लड़की उठा कर ले आए। न रूप, न रंग, न गुण, न ढंग। घर के कामकाज में तो इसका रत्ती भर भी दिल नहीं लगता है, और जो कुछ भी करती है वह भी उल्टा पुल्टा बेढंगेपन से। मैं तो मर ही जाती हूँ खटते खटते। ये महारानी जी तो सुबह से नहा धोकर सिंगार पटार करके सज धज के इधर से उधर टहलती रहती है, फिर पल भर रुक कर बेटे की और करीब सरक कर जैसे कोई गुप्त बात बताने जा रही हो। और हाँ, यहाँ तो ये किसी को नहीं जानती है, फिर पता नहीं क्यों बार बार बाहर झांकती रहती है, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, और फिर कभी अगर छत पर चढ़ गई तब तो उससे उतरने का नाम ही नहीं लेती है जब तक कि बुलाओ नहीं। मैं खाना बनाकर जब खाने के लिए बुलाती हूँ तब जाकर कहीं नीचे आती है, और जब खाना खाकर सोती है तो तेरे आने से पहले ही उठती है। ललित झल्ला उठता और कहता, माँ मुझे क्यों उसकी राम कहानी सुनाती रहती हो? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुलभा फिर भी बाज न आती। अरे बेटा, मैं क्या करूँ? ये तो तुम्हारे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो ये खोटा सिक्का उठा कर ले आए। अरे किसी का कल्याण ही करना था तो कोई और घर तलाश लेते, अपना ही घर मिला था उन्हें तबाह करने के लिए। और फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बेटे की बाह पकड़कर कहती, अब तो बेटा तुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। इसी तरह विद्या से पिंड छुड़ाने के रास्ते तलाशने में लगी रहती थी सुलभा। समय बीतता गया और फिर एक दिन मंदिर से लौटते वक्त सुलभा ने ललित को काजल के संग कार में देख लिया था। शाम ढले ललित घर आया तो सुलभा ने उसके बारे में पूछा, तो ललित ने जो सच था माँ को बता दिया। पर सुलभा की आंखों में उन दोनों का कार में बैठने का तरीका गड़ा हुआ था। उसने तिरछी नजरों से देखते हुए बेटे से प्रश्न किया, बस इतना ही? ललित ने यूं तो माँ को और कुछ नहीं बताया, पर तब से ही सुलभा ने ललित को पूरी तरह काजल की बाहों में ढकेलने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। यूं ललित इतना भी पत्थर दिल नहीं था
वो समझता था कि विद्या बेकसूर है, पर दूसरी तरफ उसका भी तो कोई कसूर नहीं था, जो बिना उसकी राय जाने पिताजी ने उनके जीवन का इतना बड़ा फैसला कर डाला। अपने को बहुत समझाता, पर इस इतनी बड़ी काया में जो नन्हा सा मन है, वो बार बार हावी हो ही जाता था। अपने को बहुत समझाने के बावजूद ललित विद्या को अपना न सका, बल्कि विवाह के बाद अपनी ओर बढ़ती काजल की ओर स्वयं उसके भी कदम कुछ तेजी से बढ़ने लग गए थे। काजल ने खुश होना तो था ही, उसकी इतने दिनों की मेहनत रंग ला रही थी। किंतु उसे आश्चर्य भी कम नहीं था कि सदा कटा कटा रहने वाला यह ललित इतना सहज कैसे हो गया। अब ललित उसके साथ कहीं आने जाने में कतराता या आनाकानी नहीं करता था। कार में चलते वक्त काजल के लाख कहने पर भी उसके बगल की सीट पर न बैठकर आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। इधर जब कभी भी ऐसा मौका आया, काजल के एक बार कहने पर ही वह बड़ी सहजता से उसके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाता था। बहुत सोचने के बाद भी काजल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसे ललित के विवाह का भी पता था, लेकिन बातचीत के दौरान ललित ने विवाह से कभी कोई नाराजगी भी जाहिर नहीं की थी, इसीलिए वह बड़े असमंजस में थी। लेकिन वह ललित से अपने आप को दूर भी नहीं रख पा रही थी। उधर सुलभा की हर हरकत ललित और काजल की प्रेमाग्नि को हवा दे रही थी। वह समय समय पर उस अग्नि में घी डालती ही रहती थी। कभी बेटे से काजल को घर लिवा लाने को कहती, कभी वह स्वयं आ पहुंचती तो खूब जमकर चाय नाश्ता कराती, साथ साथ उसके सम्मान में, उसके गुणों के बखान में खूब बढ़ चढ़ के बोलती। विद्या को तो बुरा लगता, पर वह शांत बनी रहती। फिर जब उसका पति ही उसका नहीं था तो भला ऐतराज करती भी क्यों। सुलभा ललित को काजल के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मौका दिया करती थी। आग और घी को जानबूझकर एक जगह इकट्ठा करने का जुगाड़ किया करती थी। विद्या से कभी सीधे मुंह बात न करने वाली सुलभा काजल की उपस्थिति में बड़े प्यार से कहती, चल बहू, जरा मोड़ से कुछ सब्जी ही ले आए, अकेले तो मुझसे झोला उठाकर चला नहीं जाएगा। इस तरह ललित और काजल को एकांत देने के लिए कभी डॉक्टर के यहाँ तो कभी मंदिर, और कुछ नहीं तो पड़ोसी के घर चली जाती। साथ ही बहू को ले जाना कभी भूलती नहीं थी। उसके ये हथकंडे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन हर चीज़ की बुरी कही गई है। यहाँ भी कुछ वैसा ही घटित हो गया। माना कि ललित ने विद्या को अपनी पत्नी नहीं माना था, पर ब्याह तो उसका उसके साथ ही हुआ था, पर वो सुहागन तो थी ही। यही कारण था कि एक दिन उस पर सुहाग का भूत सवार हो ही गया। उसने ललित के घर लौटने पर बड़े दबे प्रश्नों में प्रश्न किया, मेरी क्या गलती है? गलती? कैसी गलती? प्रश्न के बदले में ललित ने एक रूखा सा प्रश्न उछाल दिया कि उसकी तरफ, यही कि मैं खुद तो आपके घर चली नहीं आई हूँ। जो हुआ जब तब सब आपकी नज़रों में तो हुआ है। आप मना भी तो कर सकते थे। विद्या उस दिन पूरे रौद्र रूप में आ चुकी थी। बाबूजी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में मेरी क्यों जिंदगी दांव पर लगाई आपने? इससे तो अच्छा था आप लोग मुझे वहीं छोड़ाए होते, किसी न किसी तरह जीवन काट लेते। एक ही दुख होता कि मेरा कोई नहीं है, पर सबके होते हुए अकेली होने की पीड़ा तो न झेलनी पड़ती। और विद्या का इतने दिनों का बंधा हुआ बांध टूट ही गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। ललित, जो अभी तक सब कुछ सुन रहा था, बिना कुछ बोले बस पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। सुलभा, जो अभी तक मूक दर्शक बनी सब सुन रही थी, बेटे के जाते ही घायल शेरनी की तरह पंजे झाड़ कर बिफर पड़ी। अरे अब तो क्या बिगड़ा है? अब घर चली जाना। तेरा बाप जाते समय घर थोड़ी ले साथ ले गया है। ललित के बाबूजी को अभी तो कोई ग्राहक भी तो नहीं मिला है। पल भर ठहर कर फिर आंखें मटका कर बोली, और मिलेगा भी क्यों? जिस घर में टीबी जैसी बीमारी से किसी आदमी की मौत हुई हो, उसे कोई खरीदेगा ही क्यों? क्या उसे अपना परिवार प्यारा नहीं होगा? चुप करो ललित की माँ, बहुत बोल चुकी। रामबरन, जो अभी तक दरवाजे के पीछे से सब सुन रहे थे, चौखट में दाखिल होते हुए बोले। रामबरन आगे कुछ बोलते उससे पहले ही, बाबूजी मुझे मेरे घर पहुंचा दिए, कहते हुए विद्या उनके पैरों पर गिर पड़ी। रामबरन भावुक हो उठे। उधर सजल नेत्रों से विद्या को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बस बस बेटी, शांत हो जा। मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे जीते जी तुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी बनकर भी तो आपके घर में रह सकती थी, आपके घर का रख रखाव करती, आपकी और अम्मा जी की सेवा करती।
अभी भी तो वही कर रही हूँ। क्या इसके लिए बहू का रूप धारण करना जरूरी था बाबूजी? विद्या की समूची आंतरिक पीड़ा उस दिन मुखर हो उठी थी। ऐसे वक्त में रामबरन ही उसने इसके एकमात्र आधार थे। उस दिन उसने वह सब कुछ कह डाला जो इतने दिनों से उसके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। रामबरन अवाक से सब सुन रहे थे। उन्होंने आश्चर्य था कि विद्या इतना कुछ अपने अंतर में दबाकर कैसे रख पाई। इससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का था उन्हें कि एक ही घर में रहते हुए वे इन सभी बातों से अनजान कैसे रहे। उनकी क्रोध से भरी दृष्टि जब सुलभा की ओर बैठ उठी तो यकायक काँप उठी। बहू पर बरसती ससुर की ममता ने उसे हिला दिया और उसे कोई बड़ा षड्यंत्र करने की योजना बनाने पर मजबूर कर दिया था। रामबरन ने उस समय विद्या को तो किसी तरह शांत कर दिया, लेकिन उनके स्वयं के अंतर में अशांति का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ था। उन्हें विद्या की चिंता सताने लगी थी। उसका भविष्य सुरक्षित करना था अब उन्हें आवश्यक लगने लगा था। बेटे से कुछ भी कहना उन्हें उचित नहीं समझा, लेकिन मन ही मन उन्होंने एक योजना बना ली थी। उन्होंने बिरजू का मकान बेचने के प्रयास तेज कर दिए। उनका विचार था कि बिरजू का मकान 40 से 50 लाख के बीच बिक जाएगा और वे उस पूरी रकम को विद्या के नाम से बैंक में जमा कर देंगे तो ललित और सुलभा की भावना उसके प्रति अवश्य ही बदल जाएगी। लेकिन वैसा कुछ भी होता इससे पहले सुलभा अपनी योजना में सफल हो गई। उसे तो बस काजल और उसकी दौलत ही दिखाई पड़ रही थी। अभी तक तो वह विद्या को तंग करके घर से भगा देने की योजना ही बनाया करती थी, पर ससुर की बहू के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रीति देखकर उसे लगा हल्की योजना से काम नहीं चलेगा। इस काम में सफलता के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। फिर जैसा कि युगों से होता आ रहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वहीं यहाँ भी हो गया। सुलभा ने अपने दिमाग में एक ब्रह्मास्त्र योजना बना डाली। बहुत सोच विचार के बाद उसे एक युक्ति मिल ही गई।